और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हमारा चल रहा है अंतिम प्रहार बैच, जिसमें हम लोग अब आ गए हैं भाई मैथ के चैप्टर 11 पर। यानी कि जो हमारा चैप्टर 11 है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो इस चैप्टर के बारे में देखो, इस चैप्टर में क्वेश्चन लगाने जैसा कुछ नहीं होता, केवल थोड़े से इनके रूल्स हैं, इनके कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, एक्सियम्स हैं, इन्हीं को समझना है। अगर एक बार ये समझ में आ गए तो समझ लो कि पूरा का पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आज हम बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट बुक से, ठीक है। जो आपकी अरिहंत की बुक है ओपन कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा, तो सारी चीजें समझते चलिएगा। और समझने के बाद जो इनके क्वेश्चंस होंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उसके जो भी एक्सरसाइज हो, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप मुझे टेलीग्राम पर आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेझिझक आप मुझे क्वेश्चन भेजिए और मैं आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ में उसका कॉन्सेप्ट, कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, या फिर इसी चैप्टर से नहीं, आपके लिए इतना मौका है कि आप किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। डाउट क्लास आपकी जैसे ही होगी, सारे के सारे क्वेश्चन पहले जो आपने सेंड कर रखे हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। और उसके बाद है ना, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बुक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो आपके एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, जो आपके लाइव क्लास में जो डाउट्स होंगे, वो सारे के सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना तो ऐसी कॉन्सेप्ट आपके लिए कर ही रहा है। आपको बस इतना सा काम करना है कि भाई आपका एक भी पैसा लगना नहीं है, केवल वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक तो प्रोवाइड करा ही दीजिए, 500 लाइक हिट कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि जान तो जैसे कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर लाइक कर देंगे तो सर को पैसा मिल जाएगा, तो मैं बार बार ये बात बताता हूं कि भाई आपके लाइक वगैरह करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। यकीन मानो कि मुझे कोई पैसा लाइक से नहीं मिलता, लाइक से मिलता बस मोटिवेशन, कि जब वीडियो पे दिखता है कि भैया बच्चों ने इतना सारा लाइक किया है, कमेंट में इतना सारा प्यार दिया है, तो ये एक अंदर से एक इच्छा आती है कि भाई इन बच्चों के लिए और भी ज्यादा करना चाहिए। तो जैसा आप लोगों के दिमाग में ये बात चलती है सर साइंस की बैच कब चलेगी, मैथ आपका अबाउट टू एंड है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे करवा दूंगा। और जो साइंस की क्लास होगी वो आपकी 1 तारीख से शुरू होगी, वो भी आपका बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से हमने अंतिम प्रहार बैच में मैथ्स का काम तमाम किया, उसी तरह से हम लोग साइंस का काम भी 1 हफ्ते के अंदर में खत्म कर लेंगे। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। टेलीग्राम पर कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आप सेंड करते हो वो आप एग्जाम अड्डा 724 ग्रुप में ही सेंड करो, ठीक है। उस ग्रुप में, वो ग्रुप में मैंने ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो आप उस पर ही क्वेश्चन सेंड करो, ताकि वो सारे क्वेश्चन एक तरफ से मिल जाए, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। बाकी अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया पर हम लोग 8 बजे लाइव वीडियो कॉल पे आएंगे, तो पूरा भारत देखेगा आपको कि आप किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बातें आपकी होंगी, थोड़ी बातें हमारी होंगी, ठीक है। जैसे ये जो मैंने नया सेशन शुरू किया है लाइव बात करने का, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना सही है कि हम लोग जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग एक दूसरे से बाय फेस टू फेस अट्रैक्ट हो सके, जैसा कि आप अपने स्कूल टीचर से, अपने कोचिंग टीचर से होते हो, साथ में हमारा रिलेशन भी ऐसा ही बना रहे, ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ सीधे, लाइक तो कर दियो ना, तो चलो आ जाओ सीधे बुक पर। वैसे भी करोगी क्या मेरा थोपड़ा देखकर। तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल्स, और यानी कि चतुर्भुज। आप हिंदी मीडियम के हो ना तो भी देखिएगा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो आप फिगर्स देखोगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि भाई ये किस फिगर की मैं बात कर रहा हूं। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, और इसके अलावा एक चीज और पढ़ेंगे सर्कल, जो कि आपके लिए एडिशनल होगा, ठीक है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल होते हैं अ प्लेन फिगर विच इज मेड अप ऑफ ज्वाइनिंग एनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब देखो बात समझो, ये कह रहा है कि कोई एक प्लेन फिगर होता है, एक समतल आकृति होती है, जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मतलब नॉन कोलिनियर का मतलब ये होता है कि वो एक ही प्लेन पे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉन कोलिनियर जैसे कि ये अलग अलग एक ही लाइन में नहीं होते,
अलग अलग लाइंस पे होते हैं। अगर उन चारों पॉइंट्स पर अलग अलग जगहों पर होते हैं और उन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है, जो हमको फिगर मिलता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पर देख लो, एक पॉइंट यहाँ है ए, दूसरा बी यहाँ, सी यहाँ, तीसरा डी, चौथा डी यहाँ। अब हमने इन 4 पॉइंट्स को मिलाया तो हमारा क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लो कि इनके जो अंदर चारों एंगल्स बने हैं, देखो ये हमारा 1 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी। तो ये क्या बनता भैया? इनका जो सम होता है, ठीक है, इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। मजे की बात तो ये है कि एक्सटर्नल एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है। कोई भी आपका फिगर हो, उसके एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है, लेकिन इंटरनल एंगल में थोड़ा सा लोचा है। ठीक है, इंटरनल में ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। वहीं पर अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। याद हो गया ना? ये आगे इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलो अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर, कि भाई ये कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखो, सम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एज गिवन बिलो। कुछ तो दिए गए हैं। सबसे पहला हमको दिया गया पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम, जैसा कि नाम से मैंने आपको बताया था, लाइन एंड एंगल्स में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस होती हैं, देखो जैसे ये दोनों लाइंस क्या है, ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। यानी कि अगर आप इन्हें इनफाइनाइट तक बढ़ाते हो तो कहीं पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वैसे ही हमारा ये है ए डी और बी सी, ये भी हमारी क्या है? दोनों पैरेलल लाइन है। तो यानी इनको भी अगर आप इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे तो भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट या नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गए पैरेलल लाइन। अब देखो क्या कर रहा है? पैरेलल समझ में आ गया। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन कंडीशन ये है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। बताओ बात समझ में आ गई इतनी? फिर देखो, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इनकी खास बात और समझो कि इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यानी यहां पर जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है और इक्वल है। वैसे ही यहां पर ए डी और बी सी पैरेलल है और दोनों क्या है? इक्वल है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई पैरेललोग्राम में? आगे और भी देखना है हमको। अब आगे देखो इनकी खास बात क्या है। ये कह रहा है इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि इनके जो अपोजिट एंगल्स, अब अपोजिट एंगल्स में फिर से हम एक बार फिगर को देखते हैं और देखो यहां पर इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे अपोजिट एंगल में कौन सा है? एंगल ए देखो यहां पर, इसका अपोजिट एंगल है एंगल सी, है कि नहीं? एंगल ए का अपोजिट एंगल है सी, तो ए और सी क्या है? हमारे इक्वल है। ऐसे ही यहां पर देखो बी का अपोजिट एंगल है डी, तो एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। बताओ बात समझ में आ गई? क्या क्या चीजें इसमें समझ में? अच्छा चलो एक बार लास्ट में अभी हम समरी देखेंगे इसकी। फिर यहां पर देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी मध्य बिंदु पर काटते हैं। यानी यहां पर देखो, तो ये जो हमारा AC है और ये BD है, ये O पॉइंट पर कट कर रहा है। कहां पर? O पॉइंट पर कट कर रहा है। अब इस O पॉइंट पर कट करने से इनका फायदा क्या हो रहा है कि ये जो हमारा AO है और ये CO है, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर का है AO तो 5 सेंटीमीटर का CO भी होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे आ जाओ, अगर ये BO और DO इक्वल होंगे, अगर BO हमारा 3 सेंटीमीटर का है तो DO भी हमारा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का होगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम की कंडीशन समझ गए कि इसमें क्या होते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पैरेललोग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्लियर हो गई सभी को बात पैरेललोग्राम? आगे देखो, अगला आता है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस की खास बात देखो क्या होता है
कि अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। अब देखो रोम्बस की खास बात क्या है कि इसमें भी कंडीशन पैरेललोग्राम के जैसी ही है। क्या कंडीशन कहता है कि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल और इक्वल है। देखो ए बी और सी डी ये पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, ए डी और बी सी पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है ना कि इसके चारों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी इसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात आ गई समझ में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। बात आ गई समझ में। अगला पॉइंट समझो, अगली पॉइंट ये आते हैं कि इनके जो डायगोनल्स होंगे, इनके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी अगर हम देखें तो यहां पर देखो एक हमारा डायगोनल है एसी और दूसरा डायगोनल है हमारा बीडी। एसी और बीडी ये दोनों क्या है, इसके डायगोनल्स है। अब इन दोनों डायगोनल्स की खास बात समझो कि ये ओ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी यहां से देखो तो एओ जो होगा वो ओसी के इक्वल होगा और बीओ जो होगा वो ओडी के इक्वल होगा, बिल्कुल सेम एज पैरेललोग्राम। बताओ बात समझ में आई। अच्छा अगली चीज ये भी समझ लो कि इनके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ये बड़ा खास है कि इनके जैसे ये वाला हमारा एंगल है ना, ये वाला, ये चारों एंगल जो होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। मतलब 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये भी, 90 डिग्री का ये भी और 90 डिग्री का ये भी। क्लियर है बात इतनी सभी को, इतना समझ में आ गया। क्या कर रहा है अब, ये कह रहा है इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। मतलब एसी जो है ये बीडी के इक्वल नहीं होगा। और यही सेम चीज भाई पैरेललोग्राम का भी था। क्लियर है बात इतनी। चलो आगे देखते हैं अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको आप हिंदी में बोलते हो आयत, क्या है ये, देखो अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो भाई रेक्टेंगल की खास बात क्या है, आयत की खास बात क्या है कि इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। मतलब इनकी जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो समांतर और बराबर होती हैं। यानी यहां से देखो तो ये ए बी और सी डी ये पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। यहां से देख लो ए डी और बी सी ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। सही है, लेकिन इनकी का और इनका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा, चाहे ये हो जाए। तो मतलब एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये समझ लो कि इसमें जो चारों एंगल हैं ये कितने डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब यहां पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी इक्वल होंगे और सभी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बात क्लियर है। इनके जो डायगोनल्स होंगे, ठीक है, इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यानी एसी जो होगा ये इक्वल होगा बीडी के, एसी इक्वल होगा किसके, बीडी के। अगली खास बात क्या आती है कि जब ये इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यानी ये दोनों ओ पे कट कर रहे हैं, है ना। तो यहां से हमारा एओ और सीओ ये इक्वल होगा और यहां से बीओ और ये डीओ इक्वल होगा। बताओ समझ में आ गया रेक्टेंगल में। आगे देखो स्क्वायर में यही सेम चीजें अगर आप पढ़ोगे ना तो यही चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब देखो स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या कहा गया कि अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब कोई एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। ठीक है, लेकिन कंडीशन चारों साइड इक्वल हो। अपोजिट साइड तो पैरेलल हैं लेकिन चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो यानी ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। लेकिन कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, पहली कंडीशन। ये तो हमारा रोम्बस में भी था। लेकिन इसको स्क्वायर क्या बनाती है, कौन सी प्रॉपर्टी इसको स्क्वायर बनाती है कि इसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होगा। तो ये कह सकते हो कि इसके चारों एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और चार के चारों कितने होंगे, इक्वल टू 90 डिग्री के होंगे। और एक बात समझो कि इनके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा, AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा। फिर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, कहां पर, O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी AO जो होगा वो CO के इक्वल होगा और BO जो होगा वो DO के इक्वल होगा।
इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब इसकी एक और खास बात होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना, कितने पर, 90 डिग्री पर। यानी ये कह सकते हो कि AOB 90 डिग्री, BOC 90 डिग्री, COD भी 90 डिग्री और AOD भी कितना होगा, 90 डिग्री। यानी इसके सभी एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। आगे देखो, आगे आता हमारा अगला पॉइंट आता है ट्रेपीजियम का। देखो ट्रेपीजियम क्या दिया गया है। ट्रेपीजियम जो होता है क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अभी तक हम लोगों ने सभी पैरेललोग्राम में पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में केवल एक ही पेयर पैरेलल होगा। जैसे यहां पर देख लो कि AC जो है वो BD के पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। AC जो है ये BD के पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे पेयर है ना AB और CD, ये पैरेलल भी नहीं है। ये क्या है, ये पैरेलल AC और BD, ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है। बताओ समझ में आया। यहां पर देखो AB और CD ये पैरेलल नहीं है, जबकि यहां से देखो AC और BD पैरेलल है, बस इक्वल नहीं है। बताओ बात समझ में आ गई सभी को। इतने में अगर कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। ये ना तो ये जो हमारा AB और CD होगा ना तो ये पैरेलल होगा ना ही ये इक्वल होगा, लेकिन AC और BD जो होंगे ये पैरेलल होंगे, बस इक्वल नहीं होंगे। तो इनको क्या कहा जाता है भाई, ट्रेपीजियम। क्लियर है इतना। आगे देखो काइट। अब आता है काइट। पतंग तो आपने उड़ाया ही होगा। पतंग का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा ही तो होता है। इसमें क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये क्या है, काइट जो है, ये काइट और ट्रेपीजियम, ये क्या है कि काइट जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। आप कहोगे पैरेललोग्राम नहीं है तो क्या मतलब है भैया, देखो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड इज अ काइट। मतलब कहने का मतलब क्या है, आसान सी भाषा में समझो कि जो एडजेसेंट साइड होंगे, देखो जैसे यहां पर ये हमारा CD और ये एक ही C पॉइंट में मिल रहे हैं तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं लेकिन पैरेलल नहीं है। देखो यहां पर CD और BD ये इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं। वैसे यहां से देख लो AD और AB इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है, लेकिन ये चारों क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई शेप मिलता है तो वो क्या होता है, हमारा काइट होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्लियर है बात इतनी सभी को। चलो अब यहां पर देखो ये जो हमारा AC होगा ना, यहां पर देखो ये जो हमारा AB होगा ये CD के इक्वल नहीं होगा और जो हमारा AD होगा वो BC के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या होते हैं कि एक ही पॉइंट पर, जैसे ये C पर मिले BC और CD, ठीक है ना, CV या CD, तो एक ही पॉइंट पर मिले तो ये दोनों इक्वल हैं। यहां पर A पे मिल रहा है ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह का जो शेप मिलता है, फिगर होता है, उसे क्या कहा जाता है, काइट। यानी कि कह सकते हो आप कि ये पतंग है, लेकिन है 4 साइड है। तो जिनके 4 साइड्स होते हैं भैया वो क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल 1 क्या दिया गया, हमारा एग्जाम्पल 1 दिया गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो यहां पर हमने देखा कि ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है और एंगल A जो दिया है वो 70 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है बताओ जो और एंगल्स हैं वो कितने होंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले कुछ सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिकॉल कर लेना कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो यहां पर देखो एंगल A जो होगा ये इक्वल होगा किसके, एंगल C के। ये बात आई समझ में। तो इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री है, ये बात देखो, एक चीज देखो ये क्या कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है ना, और रिमेन इसके अदर एंगल्स हमको बताने। तो ये हमको दिया गया कितना, 70 डिग्री का, ये सही है। तो ये हमको अगर 70 डिग्री दिया गया तो इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल होगा ये भी 70 डिग्री का होगा, यानी ये एंगल C जो होगा ये 70 डिग्री का होगा। तो देखो इन तीनों ऑप्शन में कोई 70 डिग्री है, तो भाई यहां पर हमारा 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। सही है। अच्छा एक और कंडीशन समझो कि अब ये 70 डिग्री है तो हमको ये पता है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे, मैं थोड़ा सा कॉपी पर आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छे में समझ में आ सके। देखो क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं, इस बात को समझना। क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको ये दिया गया है कि जो इसमें एक पैरेललोग्राम दिया है, सॉरी एक पैरेललोग्राम दिया है ऐसे करके, और इस पैरेललोग्राम की खासियत ये है कि हमको इसमें नाम दिए गए हैं A B C और ये D, है ना।
यहाँ पर देखो ये दिया गया हमको 70 डिग्री का, तो कह रहा है अदर एंगल्स बताओ कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हमको यहाँ से दिख गया कि ये भी 70 डिग्री होगा। बताओ ये बात समझ में आई, यानी एंगल सी तो हमको मिल गया कि ये 70 डिग्री का होगा। कहो सर अब अदर टू एंगल कैसे बताएंगे, तो हमको ये भी पता है कि बी और डी भी इक्वल होंगे। देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी के होगा, ये बात समझ में आया। और हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। हमको ये बात पता लगी ए 70 डिग्री का है, बी भी 70, बी भी कितना हमारा, बी हमको पता नहीं है, बी हमको निकालना है ना, सी हमारा 70 डिग्री का है, और बी जो है वो इक्वल टू डी के है, यानी हम डी की जगह पर भी बी लिख सकते हैं। बताओ ये समझ में आया, इज इक्वल टू हो गया हमारा 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हो जाएगा 70 प्लस 70 ये हो गया 140 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल बी करोगे तो हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब यहां से 140 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 और 140 को इधर लाएंगे तो माइनस 140 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात भाई सभी को इतनी। तो यहां पर 2 एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। क्लियर है ना। अब यहां पर 2 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो हमारा मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा डिवाइड, तो 220 अपॉन 2 तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये हो गया 0, यानी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 110 डिग्री का। यानी बी और डी इक्वल ही थे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी 110 डिग्री हो गया और ये भी 110 डिग्री हो गया। बताओ समझ में आया। अब ऑप्शन देख लो, देखो 110 70 110, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है ना। एक चीज और देख लो इसमें, है ना, यहां पर देखो तो जो इनके एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब एक ही लाइन पे जो बने हुए एंगल, जैसे ए लाइन पर हमारा ये वाला एंगल बना और ये वाला एंगल बना, तो इसमें देखो एंगल ए और बी, एंगल ए और एंगल बी इनका सम चेक देख लो कितना होता है 70 प्लस 110 कितना होगा 180 डिग्री। ये बात आ रही समझ में। यहां पर देखो बी और सी अगर देखो तो इनका सम कितना हो रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 110 प्लस 70 तो ये भी कितना हो गया 180 डिग्री का। सही है। ऐसे ही आप चेक करो एंगल सी और एंगल डी, इनको आप चेक करो 70 प्लस 110 तो ये भी कितना हो गया 180 डिग्री का। ऐसे ही आप एंगल ए और डी का भी चेक कर लो, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 70 प्लस 110 कितना हो गया 180 डिग्री। बताओ बात समझ में आई। तो याद रखिएगा कि भैया अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। बताओ ये बात समझ में आई सभी को। सभी लोग बताओ भाई, इतनी बात अगर क्लियर हो तो भाई आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना, बहुत अच्छे भाई, सभी का क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है हमारा कि इन रोम्बस, एक रोम्बस दिया है। रोम्बस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रोम्बस में हमने ये पढ़ा था कि भैया जो इनके अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये एक दूसरे को किस पर 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखो इन रोम्बस BEAM, देखो BEAM ये रोम्बस है और हमको ये दिया गया है EAM, तो EAM ये रहा हमारा। अब यहां देखो सॉरी AEM दिया है, कितना दिया है AME, हमें बताना है, ये बताना है AME मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है कितने डिग्री का होगा, और साथ में AEM बताना है, AEM मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। अब आपको बात तो समझ में आई गई होगी, कैसे करोगे आप। देखो मैं तो फिगर एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि जैसे इसमें हमको चारों साइड जो है वो इक्वल दिए गए, इस बात को अब बने ना फिगर, ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये हमको दिया गया। हमने क्या पढ़ा था कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। नाम रख लेते हैं पहले BEA और ये M, है ना, और ये हमको दिया गया है 70 डिग्री। हमसे कह रहा है इस वाले एंगल के बारे में बताओ भाई। तो हमको देखो यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं
कि ये 70 डिग्री हो गया, डायगोनल इसके 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो ये वाला एंगल तो हमारा अब निकल ही आएगा। हमको ट्राइंगल हमने पढ़ा था ना इसके पहले वाली वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 70 हो गया, ये 90 हो गया, और प्लस हमको AME, हमें यही तो बताना है, AME हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एंगल AME इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। बताओ बात समझ में आ गई सभी को। तो यहां पर हमारा एंगल AME इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो भाई कितना हो जाएगा 7 7 14 15 16 यानी 160 डिग्री। तो यानी 180 माइनस 160 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी यहां से हमारा ये एंगल कितना मिल गया 20 डिग्री का। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को। इतने में अगर ना समझ में आए तो भैया बता दो, क्लियर है सभी को। अब यहां से देखो एक चीज और समझो, हमने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल में जो हमारे इस तरह के जो ट्राइंगल होते हैं जिनके दो साइड इक्वल होते हैं, देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, जिसके दो साइड मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था, याद है ना आपको। तो यहां पर देखो ये हमारा रोम्बस है, तो रोम्बस है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मतलब इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 डिग्री ही होगा। बताओ बात समझ में आई। तो इसका मतलब जो हमसे क्या पूछ रहा था AEM, तो यहां से देख लेते हैं कि एंगल AEM इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये भी 20 डिग्री का होगा। बताओ समझ में आया। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो इसका मतलब 20 ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन जो होता है ये बिल्कुल करेक्ट होता है। बताओ बात समझ में आ गई। बताओ इतने में, अब इसमें इन्होंने इतना बड़ा सा दे रखा है तो इतना बड़ा आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूं आप देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर हुआ भाई बात इतनी। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लगे हाथ। क्या दिया गया हमको एग्जाम्पल 3 कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट इन O, यानी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हमको O पर इनके डायगोनल्स कट कर रहे हैं। BOC जो है ये हमको 68 डिग्री दिया गया है। कितना, 68 डिग्री, ये हमको 68 डिग्री दिया है। तो हमसे कह रहा है ODA बताओ। ठीक है, OD और A मतलब हमको ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया, ए पे BOC इज इक्वल टू 68, यानी ये हमको 68 दिया है। ये बात आ गई समझ में। इतनी बात समझो भाई, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना कि क्या क्या चीजें हमको इसमें ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद आप जब एग्जाम में लगाओगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ये हमारे पास दिया गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल की खास बात यह है कि इसके दो डायगोनल्स हैं ये, और उनके दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है, ये उनके डायगोनल्स हो गए। ये वाला हमको दिया गया है 68 डिग्री, और हमसे कह रहा है ये वाला बताओ कि ये एंगल कितना होगा। मान लो ये एंगल x है। ठीक है, एक चीज देखो, अगर हमने पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स में, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये 68 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये 68 डिग्री होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई। फिर अब इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके डायगोनल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट होगा तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ समझ में आया भाई। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो भाई जब ये दोनों इक्वल थे तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। और इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हम x प्लस एक्स प्लस 68 इज इक्वल टू ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और 180 डिग्री 68 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 68 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8 करेंगे 2 हो जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे 1 हो जाएगा, और ये 1 हो गया तो 112। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112/2। ठीक है ना, x इक्वल टू, क्योंकि 2 इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 2 6 जा 12, यानी x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 56 डिग्री। समझ में आ गया ना कि कैसे आया हमारा। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में 56 डिग्री है, तो भाई है हमारे पास, देखो बी ऑप्शन। तो ये हमारा क्या होगा, 56 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ गई।
बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है सभी को? चलो आगे देखो, अगला हमारा क्या दिया गया, एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन ट्रेपीजियम एबीसीडी इज गिवन बिलो। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि एक हमें ट्रेपीजियम दिया गया है एबीसीडी और हमें यह बताना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अच्छा अब चलो यहां पर बात समझो। हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि भाई इनके ट्रेपीजियम में, देखो ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की क्या खास बात पढ़ी थी कि इनका एक साइड पैरेलल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। जैसे यहां पर ए बी और सी डी पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, और यहां पर ए डी और बी सी ये तो ना तो पैरेलल है ना ही इक्वल है। अगर इस तरह की कोई चीज आपको दिखे तो ये बात याद रखिएगा कि इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे बने हुए एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये प्रॉपर्टी देखो, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसमें बताया था। यही सेम चीज आपका ट्रेपीजियम में भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो यानी यहां पर एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो देख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो आपका काम आसान ही हो गया, अब तो आप खुद ही लगा लोगे। क्या दिया गया है, x माइनस 20 और x प्लस 40। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा x माइनस 20 प्लस x प्लस 40, ठीक, इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। क्लियर है बात इतनी? अब यहां पर x और x दोनों प्लस में है तो ये 2x हो गया, ये माइनस 20 है, प्लस 20 है, माइनस और प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन बड़े नंबर के आगे बड़े का प्लस का है तो प्लस के लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारा 40 माइनस 20 हो गया 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, तो 2x इज इक्वल टू 20 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे 180 की तरफ, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 20, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60/2, तो 2 1 2 2 3 6, ये हो गया 0, तो यानी x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। हमसे यही कह रहा था कि भाई x की वैल्यू बताओ, तो देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ नहीं, हमसे क्या पूछ रहा था कि द वैल्यू ऑफ x हमें बताना है। चलो ये क्या हो गया, सॉरी यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है। क्या गलती की है देखो, आपको समझ में आया? यहां पर 80 माइनस 20 60, लेकिन ये 1 है तो 160। सही है, तो यानी 160, तो 2 8 जा 16 होगा, और ये 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 80 डिग्री। तो ये ऑप्शन में देखो 80 है क्या भाई, है हमारे पास ऑप्शन है ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया, काइट का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा काइट में, ये दिया गया द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग काइट आर, यानी हमको ये दिया गया है काइट, और इस काइट में हमको क्या बताना है कि इनकी मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहां पर हमको एक एंगल ए दिया गया है 110 डिग्री का, और हमको ये डी दिया गया है 60 डिग्री का। और हमको ये पता है कि भाई इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक, काइट के, ये मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन अभी समझ लो कि अगर कोई काइट है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी ये जो 60 है ना, यहाँ पर देखो ये वाले जो एंगल होते हैं ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, ये तो पक्का है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर एक पेयर जो होता है अपोजिट एंगल वो इक्वल होता है। जो सबसे लंबी लाइन होती है और सबसे छोटी लाइन होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी एंगल ए जो होगा ये क्या होगा एंगल सी के इक्वल होगा। ये बात आ गई समझ में? ए जो है वो सी के इक्वल होगा, और जब ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ, क्या ये 60 है तो ये भी 60 होगा? नहीं, अगर आप देखो तो ये इनका मुंह छोटा है और इसका मुंह बड़ा है, ये चीज देख रहे हो ना, ये दोनों में अंतर है, तो इसका मतलब इन दोनों में चेंज होगा कुछ। तो हम क्या करते हैं कि भैया ए हमको 110 मिल गया और वाई हमको 110 मिल गया। वाई कितना मिल गया हमको 110 मिल गया, ठीक है, और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ये पता ना 360 डिग्री। तो यहां पर हमको 110 प्लस 60 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 कर लेना। बताओ ये समझ में आया? भाई देखो यहां पर ये हमारा 110 है तो ये भी 110, ये 60 है, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो हम यहां पर सम कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 110 110 220, और उसमें 60 प्लस करोगे तो हो जाएगा 280, तो 280 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 280 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो 360 माइनस
कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 360 माइनस 280। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया भाई, बहुत ही आसान सा काम है कि x इक्वल टू हमारा 0, 16 माइनस 8 हो गया 8, यानी कि 80 डिग्री जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है तो भाई इसमें भी है, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब तो लाइक कर दो। देखो अब तो लगभग हम लोग क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, है ना, और सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो सभी लोग भाई अब तो लाइक कर दो, सभी लोग लाइक करती हो ना। चलो भैया नहीं कियो तो अभी कर दोगे आगे। अब हम आते हैं पॉलीगॉन्स में। देखो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं बहुभुज। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, अब पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। मतलब ये क्या होते हैं कि ये एक ऐसे फिगर होते हैं जो कि कई सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं, कई सारे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ पॉलीगॉन, इनके देखो कितने तरह के होते हैं ये। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, और पॉलीगॉन इन विच नन ऑफ इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बात आई समझ में। क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉलीगॉन इन विच नन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, मतलब इसका कोई भी एंगल, इसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा ना हो, 180 डिग्री से ज्यादा ना हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसके बाद आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या कह रहा है कि अ पॉलीगॉन, ठीक है, अ पॉलीगॉन इज विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो। कितना हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। फिर इर्रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स और एंगल्स आर नॉट ऑफ द सेम मेजर इज कॉल्ड एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो और कोई भी एंगल इक्वल ना हो, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलीगॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। फिर आता है रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन जो होते हैं उसके जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसके जितने भी एंगल्स होते हैं इंटीरियर, वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब इनके कुछ खास बात है। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर हमें मान लो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो जैसे कोई भी हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो कि कितने डिग्री का होगा, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने एक बात बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो जब सभी साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो जितने भी साइड होंगे उनसे आप डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कि भैया एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है। बात आई समझ में इतनी। अच्छा नहीं समझ में आई तो एक बात समझो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है। देखो एक हमको ट्राइंगल दिया गया, इस बात को समझना। जैसे कि हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर सभी साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है कि भैया इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये सभी का। तो एक चीज देखो कि हमने पढ़ा कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और कितने साइड हैं इसके, 3 साइड हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हर एक एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। ये भी 120, ये भी 100। इंटीरियर के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं की है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आती है बात कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो तो आपको इंटीरियर एंगल पता लग जाएगा। अब देखो अगर मान लो कि यही ट्राइंगल है आपका और इसमें ये पूछा जाए कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि 180 से 120 को माइनस कर दो। 180 से 120 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लो भैया इसका इंटीरियर एंगल भी पता लग गया। बताओ बात समझ में आई ना। फिर आगे देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अगर हमें ये बताना हो कि भाई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, जैसे इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 है ना, लेकिन हमको इसका सम बताना है कि इसका सम कितना होगा। तो देखो जितने भी साइड्स होंगे, यहां पर करना क्या है कि जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल का सम बताना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n माइनस कितना, 2n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, 2n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। ये बात है समझ में। ये इंटीरियर एंगल का सम निकालने का तरीका है, आपकी बुक में लिखा गया है। इंटीरियर एंगल, जैसे हमने ट्राइंगल के बारे में देखा तो एन जो है ये नंबर ऑफ साइड्स हैं कि इसमें कितने साइड हैं। जैसे यहां पर देखो 3 माइनस कितना हो जाएगा हमारा,
ठीक है, 2 इंटू 3 -4, ये बात आई समझ में? इतनी बात बताओ भाई, सभी लोग इतनी बात बता दो कि यहाँ पर क्या ये क्लियर है ना? ये इंटीरियर एंगल का सम बताना, सॉरी, तो 90 से करोगे। अगर इंटीरियर एंगल का सम है तो 90 से करोगे। तो यहाँ पर हो गया इंटू 90, इंटीरियर एंगल का सम बताना, सॉरी ये गलती हो रही थी। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और ये -4 और इंटू कितना 90 डिग्री, सही है। तो 6 -4 करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री, और 2 इंटू 90 करोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, कितना हो जाएगा 2n-4 इंटू 90, या फिर आप कर सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री। आप दोनों यहाँ से 2 इन्होंने कॉमन ले लिया और क्या, तो आप क्या कर सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। फिर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। बताओ बात समझ में आ रही है? फिर आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। ये बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे किसी भी पॉलीगॉन के, किसी भी पॉलीगॉन में कितने डायगोनल खींच सकते हो। ट्राइंगल में आप पॉलीगॉन नहीं खींच सकते हो, ठीक है, तो उसके आगे के ही आप, तो उसके लिए n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि आप एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल खींच सकते हो, तो इसका मतलब n जो है वो 4 होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4-3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू कितने हो जाएंगे 4 इंटू कितने साइड हो गए 4-3, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब कि आप क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स, मैक्सिमम 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो। बताओ बात समझ में आई? तो यहां से ये पॉइंट याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे जरूर। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, तो ये हो जाएगा n इंटू n-3/2। ये सभी जो फॉर्मूले हैं एक पेपर पे लिख के, अब दीवार पे जहां स्टडी आप करते हो उस टेबल पे आप चिपका लो, ठीक है, ताकि आप जब भी आप निकलो जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो ताकि आप जब भी वहां पढ़ने बैठो तो एक बार आपकी नजर पड़ जाए और आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलो रिवाइज याद हो जाएगा, फिर आपका रिवीजन होता रहेगा, तो आप बाद में भूलोगे नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है ना, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं उन चीजों के बारे में। आगे देखो अगला एग्जांपल क्या दिया गया हमारा, अगला एग्जांपल दिया गया ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री। क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री। Find the interior angle of a regular polygon which has double the number of side as the first polygon। बात आ रही समझ में? क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ईच इंटीरियर, कोई इंटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका ईच इंटीरियर एंगल 144 डिग्री का है। तो हमें कह रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विच हैड डबल द नंबर ऑफ साइड एज द फर्स्ट पॉलीगॉन। कह रहा है इसमें दूसरा क्वेश्चन लगा रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें कितने साइड्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये इंटीरियर एंगल का सम दिया गया, क्या है, ईच इंटीरियर एंगल दिया गया, और हमने अभी पढ़ा था कि जब भी ईच इंटीरियर एंगल निकालना होता है तो हमारा कितना होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। लेकिन यहां पर हमको साइड्स के बारे में तो पता है नहीं, पहले तो हमको साइड्स निकालना होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर देखो एक बात समझो कि ईच इंटीरियर एंगल दिया गया, हर एक एंगल दिया गया है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 140 डिग्री। तो यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल इतना दिया गया है, और हमको ये पता है कि ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो 2n-1 इंटू 90 अपॉन n होता है। ये बात अच्छा यहाँ नहीं दी गई थी, तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा कि जितना ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है, ईच, ये तो हमारा एक्सटीरियर था, इंटीरियर एंगल हमने ये देख लिया, सम देख लिया, लेकिन ईच का नहीं देखा था। तो यही वाला हमारा फॉर्मूला है, यही वाला हमारा फॉर्मूला है, लेकिन अपॉन क्या करना है हमको, अपॉन में n करना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर जो ये n लिखा है, ये जो हमारा ये 1 लिखा है ना, इसको आप कितना कर लीजिए 2n, देखो यहाँ पर 2n-4, तो ये मिस प्रिंट है, अपनी बुक में ये सही कर लीजिएगा कि 2n-4 होगा, ये इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप गलत ही पढ़ लोगे। देखो बुक पढ़ाने का यही एक फायदा होता है कि भैया आपको करेक्शन भी करवा दिया जाएगा। यहाँ पर देखो 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक है, ये होगा। अपॉन n क्यों लग गया, क्योंकि ईच निकालना है, ये सम था,
यहाँ पर देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ये सम का फॉर्मूला था, लेकिन ये ईच मतलब हर एक एंगल के बारे में निकालना है। तो क्योंकि हमको एक एंगल के बारे में दिया तो हमने एन कर लिया, इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 90 से हमने किया 92 जा 180 एन माइनस 94 जा 360 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 144 एन हो गया। अब 144 को इधर ट्रांसपोज करो, 360 को इधर ट्रांसपोज करो, तो 180 माइनस 144 करेंगे तो 36 एन हो जाएगा और इक्वल में 360, तो यहां से एन इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि भाई ईच इंटीरियर एंगल बताओ, ईच इंटीरियर यहां पर क्या दिया था हमको, क्या कर रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ न्यू पॉलीगॉन, कब, जब इसके सभी साइड डबल कर दिए जाएं। तो मतलब यहां पर हमारे पास कितना था कि एन जो है ये हमारा कितना आ गया 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री नहीं है ये नंबर ऑफ साइड्स मतलब 10 साइड है। अब इसी को अगर हम साइड्स जो है डबल कर दें, अब इसको अगर हम 20 साइड्स कर देते हैं तो इसका ईच एंगल कितनी डिग्री का होगा, तो फिर वही चीज लगा लो आप कि 2 इंटू 20 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 20। ठीक है, अपॉन 20 क्यों किया गया, क्योंकि हमको ईच एंगल निकालना, अगर सम निकालना होता तो हम इतने में यूज कर सकते थे। ठीक है, अब यहां से हमने इसको सॉल्व किया, 22 जा 40, 40 माइनस 4 किया तो 36 इंटू ये हो गया 90 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया तो ये 9 अपॉन 2 हो गया। अब इसी को हमने सॉल्व किया, 2 से इसको कट किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 यानी 18, तो 18 9 जा हो गया 162। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी लोग बताएंगे भाई कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अगर ना समझ में आया तो भाई बता दो सभी लोग। क्लियर है इतनी बात सभी को? अच्छा चलो एक बार और देख लो, यहां पर ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है अभी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बाकी है। देखो ये कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया है जिसका ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, कितना ईच इंटीरियर एंगल, और ये कितना दिया गया 144 डिग्री का, कितना 144 डिग्री। तो हमको क्या पता था, हमको ये पता था कि भैया सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन ये सम है तो हमको टोटल का निकालना, तो हम अपॉन में अगर हम कितना करते हैं n कर दें, जितने भी साइड हैं उनसे हम डिवाइड कर दें तो ईच पता लग जाएगा, तो ये हो गया 144 डिग्री। बताओ इतनी समझ में आई बात? अब यहां पर सॉल्व कर लो, 180 n हो गया माइनस ये हो गया 360 डिग्री और 144 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144 n। बताओ ये समझ में आया? 144 को इधर ट्रांसपोज करो, 180 n माइनस 144 n और 360 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। बताओ अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 180 माइनस 144 करेंगे तो हो जाएगा 36 n इज इक्वल टू 360, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 अपॉन 36। अब डिवाइड कर दो तो ये हो गया 10, तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री नंबर ऑफ साइड्स। फिर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम साइड्स को डबल कर दें, यानी जो हमारा नया साइड होगा वो डबल कर दो, यानी कि 20 डिग्री का हो गया, तो पूछ रहा है ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो ठीक है, फिर से हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो ईच इंटीरियर नया पॉलीगॉन जो हमको मिला है उसका ईच इंटीरियर, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो सेम फॉर्मूला आपको लगाना है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n का। बताओ समझ में आया? लेकिन अब हमारे पास जो n है वो 20 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2, ठीक, इंटू 180 डिग्री अपॉन 20। अब 20 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18, यहाँ 0 से 0 कट कर लो, ये 2 9 जा 18 हो गया और ये हो गया इतना, ठीक, 8 9 जा 72 कैरी 7, 9 1 जा 9 और 7 हो गया 16, तो 100। देखो भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा, हमारा ऑप्शन सी जो हो रहा है 162 ये करेक्ट आंसर आ रहा है। बताओ अब समझ में आ गया सभी को? अभी तो मुझे लगता है कि भाई सभी को क्लियर हो गया होगा। सही है, चलो एक और देख लो। अब यहां पर हमको जो काइट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि काइट क्या है। कि अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose four sides can be grouped into two pairs of equal length side and are adjacent to each other। तो भैया काइट के बारे में भी देखो, अगर थोड़ी थोड़ी चीजें काइट के बारे में भी और समझ लो कि काइट जो होते हैं इनके एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होता है, ना तो पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, और इनके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को
क्या करेंगे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ना कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ काइट क्या दिया गया कि इट्स टू डायगोनल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। और देयर इज अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, मतलब इसमें क्या होते हैं कि अपोजिट साइड जो होते हैं, देयर इज अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, मतलब ये अपोजिट पेयर है इक्वल और ये पेयर है अपोजिट पेयर, ठीक है ना। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया गया। यहाँ पर एग्जाम्पल 7 दिया गया कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ द अनमार्क्ड एंगल ऑफ द काइट ABCD। अब ये कह रहा है कि भैया इसके एंगल्स बताने हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले एक क्वेश्चन इस तरह का किया था, हमने क्या पढ़ा था कि भैया इसमें जो सब लंबी साइड वाले होते हैं और छोटी साइड वाले, उनके बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, मतलब ये 100 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 100 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहां से देखो तो ये इसका मुंह पतला है और इसका मुंह चौड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे ये 100 है तो ये भी 100 है, तो देखो किसमें किसमें 100 है, तो भाई इसमें भी 100 है इसमें भी 100, मतलब A और D ऑप्शन हमारा गलत है, यानी B और C में से कोई सही है। चलो अब ये 100 हो गया, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, आपको पता है। तो भैया अगर ये 360 डिग्री, तो इसका मतलब 100 प्लस 100 हो गया 200 और ये 20, तो 220, तो 360 माइनस 220 करोगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कि हमारा कितना हो गया 140, यानी ये 100 और ये 140, तो इसका मतलब हमारा जो C ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आ गई सभी को? इतने में कोई दिक्कत हो तो बात बताओ बाबू, सभी को समझ में आ गया ना? तो देखो ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब आप इसके अगर क्वेश्चंस करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास थोड़ी सी चीज बची है सर्कल के बारे में। तो सर्कल जो होगा ये, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, आप इतनी देर देखोगे नहीं और थक चुके हो, अभी आपके पास होमवर्क है कि आप सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले जाने से पहले आपका एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क बुक से बिल्कुल भी बुक की हेल्प ना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका NCERT है, इस बार ये रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ये होमवर्क है और सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे भी बाद में दिखाई दे भाई किन बच्चों ने सही आंसर दिया और उनको मिलेगा एक हार्ट। देखो क्या दिया गया है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री, द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज, ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो सभी एंगल हैं वो एक्यूट हैं, यानी कि 75 डिग्री के हैं, ठीक है। जितने एक चतुर्भुज है और उसका प्रत्येक कोण जो है वो क्या है, एक न्यून कोण है और 75 अंश का है, तो 3 कोणों के बारे में बताया गया। तो हमें क्या बताना है, द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज, मतलब हमको चौथे कोण के बारे में यानी फोर्थ एंगल के बारे में बताना है कितने डिग्री का होगा। एक हिंट दे देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है इंटरनल एंगल का 360 डिग्री। अब आप सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन ए 145 डिग्री, ऑप्शन बी 135 डिग्री, ऑप्शन सी 125 डिग्री या ऑप्शन डी 130 डिग्री। तो सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बुक की हेल्प न लीजिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब चीटिंग से काम नहीं चलेगा मेरे लाल, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है होमवर्क का। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको बहुत ही समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना। जिन्होंने भी लास्ट तक जो भी बच्चे रुके हैं उनके बारे में तो मुझे पूरा उम्मीद है कि भाई वो भविष्य में कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ बड़ा काम जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलो ये भी बता देना मेरे लाल कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि और इस वीडियो के लिए आपके पास क्या सजेशन है कि जिससे और कुछ इम्प्रूव हो सके। बुक से आज पढ़ाने का पर्पज बस इतना ही था कि टॉपिक बड़ा था और मैं ज़्यादा बोर्ड पे अगर यूज करता तो शायद टाइम और भी ज़्यादा लगता, तो इसलिए आज मैंने बुक से पढ़ा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप सभी के सजेशन का स्वागत है। सभी लोग सजेशन दीजिए, अपने वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबका लिंक है, जो भी आपको सुटेबल लगता हो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।